नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फटाफट से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आवाज़ सही प्रकार से आ रही हो, सारी चीज़ें ठीक ठाक हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। फिर करते हैं सेशन की शुरुआत। ठीक है, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आपसे पेडागोजी को लेकर के कि आपकी जो पेडागोजी है उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार की चीज़ें आपसे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आपकी ये क्लास 7 बजे हो रही है। एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आप 15 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, ठीक है, हम 15 क्वेश्चन करेंगे डिस्कस, और ये सभी 15 के 15 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके हिंदी पेडागोजी पर डिपेंडेंट होंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, तो करना क्या है आपने, जब आप इन प्रश्नों को करें तो अगर आपको उत्तर आता है तो आप उसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको उत्तर आ रहा है समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका उत्तर यह होगा। साथ ही साथ मैं आपसे एक डिमांड चाहूंगा कि आप हमें यह भी बताएं कि आपने 15 में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए। ठीक है, तो इसलिए कैलकुलेशन बहुत ही हिसाब से बढ़िया तरीके से लगाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए, वीडियो मेहनत से तैयार होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, और इसीलिए आपसे मैं कहूंगा कि आप लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें यह पता चलता रहे कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं और आपकी तैयारी अब किस लेवल पर पहुंच चुकी है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कि हिंदी भाषा सीखने में विद्यार्थियों की मदद के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। कहा गया केवल व्याकरण सिखाना, उन्हें केवल पाठ्यपुस्तक पढ़वाना, भाषा के व्यवहारिक और रचनात्मक उपयोग को प्रोत्साहित करना, और केवल शब्दावली याद करवाना। देखिए, जब भी आपसे कभी केवल की बात की जाए, क्या कहा जाए, केवल, केवल जहां पर आ जाए तो समझ लेना कि वो ऑप्शन हमारा सीटेट के अंदर अधिकतर, या यूपी टेट हो, यू टेट हो, उसमें आपका यह उत्तर हमेशा गलत होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन बचता है वो मात्र और मात्र सी ऑप्शन बचेगा कि हिंदी भाषा को सीखने में विद्यार्थियों की मदद करने के लिए सबसे सही जो होगा वो भाषा का व्यवहारिक और रचनात्मक उपयोग को प्रोत्साहित करना होगा। क्या होगा? प्रोत्साहित करना होगा। चले अगले प्रश्न पर, चले भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। चलिए, तो यहां पर हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। यहां पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको जो अगला प्रश्न मिलेगा वो मिलता है कि बच्चों में सुनने का कौशल विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो उन्हें, जब हमें बच्चों में कौशल विकसित करना हो तो क्या अपनाएंगे? उन्हें केवल कहानी सुनाना, उन्हें व्याख्यान सुनाना, उन्हें विचार विमर्श में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, उन्हें पुस्तक पढ़ने देना। देखिए, अगर हमें बच्चों में सुनने के कौशल को डेवलप करना है, ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो आपस में जो डिस्कशन होते हैं, जिसे हम डिबेट कहते हैं, ठीक है, तो उस प्रकार की जब बच्चा आपस में डिबेट करेगा तो उसमें एक दूसरे की जो बातें होंगी उसको सुनने का मौका मिलेगा और उसको समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा विचार विमर्श में भाग ले। तो आपका सही जवाब यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से आ जाता है और फिर से कहता है कि कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए कौन सी विधि प्रभावी मानी जाती है। अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि और केवल व्याकरण पर आधारित विधि। जब हम बात करते हैं किसकी, भाई भाषा शिक्षण में सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी, तो ऐसी विधि जो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष रूप से नजर आए। अगर मैं बच्चों को केले की बात कर रहा हूं तो उन्हें बच्चों के बारे में मैं केले का चित्र दिखा दूं, या केले के बारे में समझ विकसित करने के लिए मैं केले के फल को लेकर के आऊं, बच्चों को बताऊं कि देखो केले का रंग पीला होता है, केवल पीला ही नहीं हरा भी होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मूल्यांकन कक्षा में बच्चों की भाषा सीखने की प्रगति को नियमित रूप से मापता है? ठीक है, समापक मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन, ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, और कहा गया बाहरी मूल्यांकन। जब हम इस प्रकार से इस प्रश्न को देखें कि मूल्यांकन के लिए जब हम बच्चे का मूल्यांकन करने की बात करते हैं तो उसकी जो छोटी छोटी प्रगति होती है, छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको भी हमें मापना होता है, उनका भी हमें मूल्यांकन करना होता है। इसलिए हम उसके लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग करेंगे।
उसका सही जवाब साथियों सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए कि भाषा अधिगम में त्रुटियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए? विद्यार्थियों की असफलता, शिक्षक की असफलता, अधिगम की प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा और विद्यार्थियों की लापरवाही। कल आपको मैडम ही क्लास देंगी, ठीक है, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है, आज की क्लास मैं ले रहा हूं, ठीक है। भाषा अधिगम में त्रुटियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब आता है कि अधिगम की जो भी त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, वे सब सीखने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा होती हैं। अगर हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, कुछ नया सिखाएंगे, तो भाई वहां पे गलती होने के चांसेस तो बढ़ ही जाएंगे। यानी कि आपका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन ऑब्वियसली हो जाएगा। आप बताइएगा जरूर कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया, और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट मुझे चाहिए कि आपने कितने प्रश्न किए, कितने प्रश्नों के उत्तर सही आए, और आपको क्लास देखकर कैसा लगा। हिंदी के शिक्षण में संचार कौशल को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? केवल निबंध लिखवाना, देखो केवल वाला तो उत्तर अपने आप गलत हो गया। केवल कविता पाठ करवाना अपने आप गलत हो गया, मतलब केवल लग गया, वो तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। विद्यार्थियों से नोट्स लिखवाना, भाई नोट्स वाला काम तो बाद का होगा ना, ये तो प्राइमरी स्तर पे बात हो रही है। तो जब हम प्राइमरी स्तर पे बात करेंगे तो क्या होगा कि कक्षा में बहस और चर्चाएं करना, यह दोस्तों संचार कौशल को बढ़ाएगा। जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको डेवलप करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि कक्ष में आप बहस करवाएं, डिबेट करवाएं, और क्या करवाएं? चर्चा करवाएं किसी एक टॉपिक पर। ठीक है, ठीक है भाई। तो आगे है, मातृभाषा के प्रयोग का लाभ किस प्रकार होता है? यह बच्चे को उलझा देता है, यह बच्चे की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है, यह अन्य भाषाओं के सीखने में बाधा डालता है, और यह भाषा विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता। तो आपको बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। मातृभाषा का प्रयोग का लाभ साथियों किस प्रकार होता है? तो जो मातृभाषा होती है वह साथियों सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती है। जो हमारी संस्कृति पहचान होती है उसको मजबूत करने का काम किसके द्वारा होता है? मातृभाषा के द्वारा होता है। इसका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहा गया कि बच्चों को कक्षा में आत्मविश्वास से बोलने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? उन्हें बार बार व्याकरण सिखाना, उन्हें भाषण के लिए कहना, समूह चर्चाओं और प्रस्तुति देने के लिए प्रेरित करना, और उन्हें केवल सुनना। तो जहां पर केवल लग गया वो तो आपका पहले ही गलत हो गया। ठीक है, तो बच्चों में जब हम आत्मविश्वास डेवलप करने की बात कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब बच्चे के अंदर हम चाहते हैं कि सुनने का कौशल, बोलने का कौशल डेवलप करना हो, तो बच्चों के समक्ष हमें चर्चाएं करवानी चाहिए। बच्चे ग्रुप डिस्कशन करें, ठीक है, डिबेट करें, प्रस्तुति करें, प्रेजेंटेशन दें, तो साथियों उनके अंदर क्या हो जाएगा? उनके अंदर दोस्तों एक कॉन्फिडेंस अलग से डेवलप हो जाएगा कि किसी भी चीज को हमें किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, और हमें उसकी उपस्थिति या प्रस्तुति किस प्रकार से देनी है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गया? चले आगे की ओर। आगे है कि हिंदी भाषा के शिक्षण में खेल विधि का उपयोग क्यों प्रभावी होता है? कहा गया इससे शिक्षक का कार्य आसान हो जाता है। खेल विधि विद्यार्थियों को रुचि के साथ सीखने के लिए प्रेरित करती है। खेल में केवल मनोरंजन होता है। खेल विधि केवल व्याकरण सिखाने के लिए उपयुक्त होती है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो आप देखोगे कि हिंदी भाषा के शिक्षण में खेल विधि का उपयोग साथियों विद्यार्थियों की रुचि के साथ सीखने को प्रेरित करता है। विद्यार्थी जो रुचि होती है डेवलप, तो उसके साथ सीखने को क्या कर देता है भाई? प्रेरित करता है। ठीक है, क्या कर देता है? प्रेरित कर देता है। ठीक है, मोटिवेट कर देता है। अगर हम दूसरे लैंग्वेज में कहें तो भैया प्रेरित कर देता है। हिंदी भाषा में खेल विधि का उपयोग क्यों प्रभावी होता है? क्योंकि बच्चे रुचि के साथ चीजों को सीखने लगते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, बच्चों के भाषा सीखने की गति को प्रभावित करने का मुख्य कारक क्या है? देखिए, बच्चा भाषा सीख रहा है, ठीक है, बच्चा भाषा कक्षा में भी सीखता है, बच्चा भाषा माता पिता के साथ भी सीखता है, बच्चा हर जगह पर भाषा सीख रहा है। ठीक है, तो सीखने की गति को कौन सी चीज है जो प्रभावित करेगी? भाई अगर बच्चा ही नहीं चाहता उस भाषा को सीखना,
तो क्या एक अध्यापक किसी बच्चे को भाषा सिखा पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। भाई शिक्षक की योग्यता से क्या बच्चा भाषा सीख पाएगा? नहीं। बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि भाषा की गति को बढ़ावा देगी? नहीं। बच्चे की भौतिक सुविधाएं दोस्तों क्या बढ़ावा देंगी? नहीं। बच्चे की भाषा के प्रति क्या है, भाई रुचि क्या है, वो चाहता क्या है, इंटरेस्ट किसमें है, तब साथियों वहां पर समझ में आता है कि जो गति प्रभावित होती है किसी भी बच्चे की, वो इस कारण से होती है, इस रीजन से होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने कि बच्चों के भाषा विकास के लिए किस गतिविधि को प्राथमिकता देनी चाहिए? भाई लिखित परीक्षा, जब हमें बच्चे का भाषा विकास कराना है तो लिखित परीक्षाओं पे आप जोर देंगे, मौखिक अभिव्यक्ति पर जोर देंगे, केवल सुनने की गतिविधियों पर जोर देंगे, ये तो खुद ही गलत हो गया। व्याकरण आप प्राइमरी में सिखाते नहीं हो तो लिखित परीक्षाएं आप लोगे नहीं, किस पे दोगे? भाई वो मौखिक रूप से खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी बात को, वह जानने का प्रयास करना, उसका रिप्रेजेंटेशन लेना, यही दोस्तों क्या बताएगा? यही चीजें बताएंगी कि बच्चे का जो भाषा विकास है वो किस प्रकार से होगा। क्लियर हो गई बात? अगर बात क्लियर हो गई है तो चले आगे की ओर। आगे चलते हैं तो आगे मिलता है कि हिंदी शिक्षण में बच्चों की त्रुटियों को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कहा गया तुरंत सुधार करना, त्रुटियों को नजरअंदाज करना, आत्मविश्वास या बच्चों को आत्म सुधार के लिए प्रेरित करना और बच्चों को डांटना। तो हिंदी शिक्षण में बच्चों की त्रुटियों को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि बच्चों में, जब हम बच्चों में उन्हीं को यह कहें कि भाई आप यहां पर गलत हो, तो आत्म सुधार, खुद से सुधार करने की जो प्रक्रिया है, उस अगर बच्चा उसको अपना लेता है तो वहां पर साथियों क्या होगा? बच्चों में तेजी के साथ हमें सुधार देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल से सही हो जाएगा। मातृभाषा के आधार पर दूसरी भाषा सीखने के क्या फायदे हैं? भाई मातृभाषा के आधार पर आप दूसरी भाषा जब सीखते हैं, ठीक है, तो जो पहली भाषा होती है वो दूसरी भाषा सीखने में मदद करती है। जैसे आपने अगर बात करें हम कि आपने हिंदी भाषा को सीख लिया, किसको सीख लिया? आपने हिंदी भाषा को यदि सीख लिया है, ठीक है, और आप संस्कृत भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं, तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे? भाई जो आपकी जो भाषा है, कौन सी वाली, जो आपकी भाषा है हिंदी, ठीक है, तो दूसरी भाषा हम हिंदी क्यों संस्कृत लेके चलते हैं, तो उसको आप आसानी से सीख पाएंगे। मतलब यह है कि यह दूसरी भाषा को सीखने में क्या करता है? मदद करता है। आपका यहां पर जो आंसर सही होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फटाफट से अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न है, बालकों में रचनात्मक लेखन क्षमता को विकसित करने के लिए सबसे अच्छा किसे माना जाता है? उन्हें प्रतिदिन लिखने के लिए कहना, उन्हें निबंध याद करवाना, उन्हें स्वतंत्र रूप से विचार लिखने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अनुच्छेद की प्रतिलिपि बनवा। देखिए जब आप किसी से कॉपी करवा रहे हैं, प्रतिलिपि सेकंड कॉपी तैयार करा रहे हैं, उसमें वो मजा नहीं है। जब हम बच्चों से रचनात्मक लेखन चाहते हैं तो जो भी वो स्वतंत्र रूप से लिखेगा वो रचनात्मक होगा। मतलब कोई चीज वो पढ़ के, किताब पढ़ के ना लिखे, ठीक है, निबंध याद करके ना लिखे, खुद से लिखे। अगर वो खुद से स्वतंत्र लेखन कर रहा है तो फिर वहां भी वो रचनात्मक लेखन होगा। तो हमारा यहां पर जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, बिना किसी समस्या के। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी पेडागोजी का अंतिम प्रश्न आपके लिए, और कल आपको मैम के द्वारा क्लास मिलेगी। आप यह जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया, ठीक है, यह बहुत जरूरी है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की भागीदारी बढ़ाने को सबसे अच्छा तरीका क्या है? भाई आप चाहते हैं कि जो विद्यार्थी हैं उनकी भागीदारी शिक्षण प्रक्रिया में बढ़े, तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे? भाई ऐसा करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि बच्चे आपस में बातचीत करें और बातचीत के साथ साथ जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनमें हम बच्चों को शामिल करें। तो उससे क्या होगा? उससे बच्चे क्लास में एक्टिव रहेंगे और एक्टिव रहने के साथ साथ वे सही प्रकार से अपने आप को अनुशासन में रखने का भी प्रयास करेंगे। अर्थात सीधी सी बात है कि आपका यहां पर जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। गतिविधियों में शामिल करना और बातचीत करना, यह दोस्तों शिक्षार्थियों की भागीदारी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। साथ ही साथ आप ये जो व्हाट्सएप नंबर में दे रहा हूं आपको,
80 777 43 527। साथ ही साथ ग्रुप का जो लिंक है फ्री ग्रुप का, वो हम टेलीग्राम में पिन कर देंगे, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। आप वहां से जाकर के जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।